बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 14 और आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन सबसे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा। पिछले सबक में हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, जो कि नेगेटिव के बारे में था। और इसके बारे में हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि ये दो तरह के होते हैं। पहला वो जो लफ्ज़ कब, लफ्ज़ क्यों, लफ्ज़ कहाँ, लफ्ज़ कौन वगैरह से शुरू हो। तो इस सूरत में हमारा जो खाका होगा या हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे और फिर उसके बाद दीगर जो कलिमात है उनको हम लिखेंगे। इसकी दूसरी किस्म है जो लफ्ज़ क्या से शुरू होती है। लफ्ज़ क्या से शुरू होने वाले जुमले में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर जो वर्ड्स हैं जुमले में उनको हम बोलेंगे या लिखेंगे या इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था विल बी के बारे में, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो। तो अगर ऐसे आते हैं तो इस सूरत में हम सिर्फ पहले वाले हिस्से को क्वेश्चन वर्ड के बाद लेके जाएंगे और नॉट को हम जो बकिया हिस्सा है, जैसे विल बी है तो बी से पहले यानी जो बकिया हिस्से उनसे पहले नॉट को लिखेंगे। तो इस सूरत में हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। अगर लफ्ज़ क्या से शुरू होता है तो भी हम यही फार्मूला लागू करेंगे, जिसमें से सबसे पहले विल कहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली नॉट कहेंगे, उसके बाद बी कहेंगे, उसके बाद हम दीगर वर्ड्स कहेंगे। और इनके इस्तेमाल में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए कि आप नॉट बी के बजाय बी नॉट कहें, या इसके अलावा जो दीगर हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे उनमें भी इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आगे हमने बताया था कि हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बल्कि आम है आज के वक्त में, खासकर स्पीकिंग में, कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने शर्त बताई थी कि शर्त क्या है, दोनों को हम एक साथ मिला देंगे। जैसे आर नॉट को आप आरंट पढ़ें, वाज नॉट को वजन पढ़ें, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई जुमला जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है उसमें भी ये चीज़ हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद नॉट कहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन शर्त यही होगी कि हम इन दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ेंगे। अगर आप वाज नॉट कहते हैं तो ये गलत होगा। वजंट आप कहें, वजंट, वरंट, हैजेंट, जो भी आगे आप हेल्पिंग वर्ब आएंगे जुमले में, तो उनका आपको ख्याल रखना है कि ये शर्त पाई जाएगी तभी हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है जोड़ेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। वरना जो फार्मूला है वो यही है कि हम सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लाएंगे, उसके बाद जो दीगर वर्ड्स हैं उनको हम लाएंगे। अब हम आगे चलते हैं और हम एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है अल्फाज़ो मानी। और ये अल्फाज़ो मानी ताल्लुक़ रखते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी से, जिस्म के जो हिस्से हैं उनसे, जिसमें से सबसे पहला है एब्डोमेन, पेट, एंकल, टखना, आर्म, बाजू, आर्मपिट, बगल, बैक, पीठ, बियर्ड, दाढ़ी, बेली, पेट, बाइल, पित्त, ब्लड, खून, बॉडी, अब इसको बॉडी नहीं पढ़ेंगे, बॉडी, जिस्म। अब हम अल्फाजो मानी लेंगे उर्दू से इंग्लिश। हड्डी, बोन, अब इसको बून नहीं पढ़ेंगे, लोग बून पढ़ते हैं जो कि गलत है, बोन आप पढ़ेंगे, बोन। दिमाग, ब्रेन, यानी जो भेजा होता है। एक माइंड होती है, वो अलग चीज है। माइंड यानी सोचने की जो सलाहियत होती है उसको माइंड बोलते हैं। यहाँ पर दिमाग का मतलब जो भेजा होता है, ब्रेन। पिंडली, कफ, एल यहाँ पर साइलेंट है, क्या पढ़ेंगे, कफ। गाल, चीक,
सीना, चेस्ट, थोड़ी, चिन, कान, एयर, कान का पर्दा, एयर ड्रम, कान की लौ, ईयरलॉब, कोहनी, एल्बो, एल्बो। तो ये आपके अल्फाज़ मानी हैं अस्मा से मुतालिक, नाम से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और अल्फाज़ मानी लेते हैं अफ़आल से मुतालिक, और इनकी पहली और दूसरी तीसरी सारी शक्लें अलग हैं, लिहाजा आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला है चूज, चोज, चोजन, इसका मतलब होता है चुनना। आप इसको चोजन पढ़ेंगे, चूजन नहीं पढ़ेंगे, चूजन लोग पढ़ते हैं। आपको क्या पढ़ना, चोजन। कम, केम, कम, आना, डू, डिड, डन, करना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। यह है ड्रिवन, नॉट ड्राइवन। लोग इसमें भी गलती करते हैं, इसको ड्राइवन पढ़ते हैं, जो कि क्या है, ड्रिवन। ईट, एट, ईटन, खाना, फॉल, अब इसको फॉल नहीं पढ़ेंगे, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलन नहीं, थोड़ा सा पुर, फॉलन, गिरना, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, उड़ना, फॉरबिड, इसमें यहां पर आर को बहुत हल्का पढ़ेंगे, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, इसका मतलब होता है मना करना, रोकना। फॉरगेट, यहां पर भी आपको रा बहुत हल्का पढ़ेंगे, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन, भूलना। तो हमने अल्फाज मानी यानी अफ़आल की प्रैक्टिस कर ली। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें सबसे पहला है मजा आया। अगर आप कहना चाहते हैं मजा आया, तो हम कहेंगे डिड यू हैव फन। जैसा मैं बताता हूं वैसा करो, डू एज आई टेल यू। जैसा कहा गया वैसा करो, डू एज टोल्ड। वादे से मत फिरो, डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रोमिसेस। पागल मत बनो, डोंट बी सिली। अच्छा, लिखा जाएगा डू नॉट, आप डू नॉट भी कह सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग में अगर डोंट पढ़े तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए डोंट बी सिली। आप यहाँ डू नॉट भी कह सकते हैं, और यहाँ पे डोंट भी आप लिख सकते हैं, डोंट बी सिली। आप इसको सिल्ली नहीं पढ़ेंगे, सिली। आगे चलते हैं, 5 और जुमले लेते हैं इंग्लिश से उर्दू। अगर कोई इंसान कहता है डू नॉट इंजर एनीबॉडीज फीलिंग्स, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा किसी का दिल ना दुखाओ, या किसी का दिल मत दुखाओ, मत दुखाइए, मत दुखाएं। कुछ भी यहाँ पे आप ला सकते हैं, लेकिन माना नहीं बदलना चाहिए। डू नॉट मेंशन इट, इसकी फिक्र ना करें। डोंट टेक माई वर्ड टू हार्ट, मेरी बात दिल पर मत लो। डोंट लेट टू मच गो टू योर हेड, सब काम अपने सर मत लो। डू नॉट ट्रबल योर सेल्फ और डोंट ट्रबल योर सेल्फ, तकल्लुफ ना करें, ये तकल्लुफ ना करो। आप यहाँ कह सकते हैं अपने आप को परेशान ना करो, क्योंकि तकल्लुफ में वही माना पाया जाता है कि आदमी अपने आप को परेशान करता है, लेकिन इसका अपना इस्तेमाल है। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे।
जुनैद अहमद। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। In ancient times, a king had a boulder placed on a roadway. Then he hid himself and watched to see if anyone would remove the huge rock. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it. Many loudly blamed the king for not keeping the roads clear, but none did anything about getting the big stone out of the way. Then a peasant came along carrying a load of vegetables. On approaching the boulder, the peasant laid down his burden and tried to move the stone to the side of the road. After much pushing and straining, he finally succeeded. As the peasant picked up his load of vegetables, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been. Okay, next. M. Saddam Hussein. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। The purse contained many gold coins and notes from the king, indicating that the gold was for the person who bol- removed the boulder from the roadway. The person learned what many others never understand. Every obstacle person an opportunity to improve one's condition. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ओके गाइस, आप लोगों ने पढ़ा, माशाल्लाह, सुनकर खुशी हुई, अच्छा लगा कि आप लोगों की रीडिंग इंप्रूव हो रही, और आपको भी एहसास होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए कि आप अब अच्छा पढ़ रहे हैं पहले के बिलमुकाबिल, या नहीं कुछ फ़ायदा लग रहा है कि नहीं, ये आपको उसका जो है सोचना चाहिए इसके बारे में आपको। चलिए अब मैं पढ़कर सुनाता हूँ आप लोगों को, और जो आम गलतियां हैं, लोग कहाँ गलती करते हैं, उसको भी मैं बयान करूँगा, ताकि आप उसको दोबारा गलत तरीके से ना पढ़ें, बल्कि सही तरीके से पढ़ें। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जब कोई गलती बता दीजिए तो आप उसको दोबारा ना करें, ताकि आपकी आदत ना हो। इन एंशिएंट टाइम, इसको एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे, एंशिएंट, शंट, ओके। इन एंशिएंट टाइम a king had a boulder placed on a roadway. Then he hid. कुछ लोग इसको hide पढ़ सकते हैं, बट ये hid है। Then he hid himself and watched. इसको आप watched नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? Watched, watched to see if anyone would remove the huge rock. Huge rock. Some of the king's wealthiest. यहाँ पे आप था क्या आज निकालेंगे, ओके? Wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it. उसके बाद है many loudly blamed the king for not keeping the roads clear. हम इसको पढ़ते हैं clear. Clear उर्दू में है, बट इंग्लिश में clear, clear. But none, इसको क्या पढ़ेंगे? नॉन। हम इसको अगर आप नन पढ़ देते हैं जो गलत हो जाएगा, थोड़ा ओ की आप आवाज निकालेंगे, नॉन, नॉन। But none did anything about getting the big stone out of the way. आप इसको स्टोन नहीं पढ़ेंगे, क्या है? स्टोन, स्टोन, स्टोन। Then a peasant, इसको हम लोग पीजेंट पढ़ते हैं, ये पी नहीं है, पे की आवाज आएगी, पेजेंट, पेजेंट। सारे लोगों ने इसको गलत पढ़ा, ये पेजेंट है, पे, गरचे पी ई ए है, लेकिन इसका साउंड अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में पे है, ओके। तो क्या कहेंगे? देन अ पेजेंट केम, इसको जल्दी से नहीं पढ़ेंगे, केम, केम, थोड़ा सा आप खींचेंगे। देन अ पेजेंट केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स। हम लोग इसको वेजिटेबल पढ़ते हैं कि वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं होगा, वेजिटेबल्स। On approaching the boulder, a peasant laid down his burden and tried to move the stone to the side of the road. After much pushing and straining, he finally, हम लोग इसको succeeded, लेकिन
की आवाज आएगी, बट अगर आप थोड़ा सा और सेक कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। सक्सीडेड, सक्सीडेड, ओके, बस ज्यादा भी नहीं कि सिक हो जाए, हल्का सा सक्सीडेड। As the peasant picked up his load of vegetables, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been. उसके बाद है द पर्स contained many gold coins। हम लोग उसको क्वाइन पढ़ते हैं, कुआइन। हम क्या पढ़ते हैं? क्वाइंस, बट ये है कि कोइंस, कोइंस, को की भी आवाज आएगी और इंस की, कोइंस, ओके, कोइंस। एंड अ नोट फ्रॉम द किंग इंडिकेटिंग, हम लोग उसको पढ़ते हैं इंडिकेटिंग। डी को हम बहुत ज्यादा खींच कर पढ़ते हैं, जो कि गलत है। हम पढ़ेंगे इंडिकेटिंग, जल्दी से। That the gold was for the person who removed the boulder from the roadway. The peasant learned that many others never understand. What many others never understand? Every, हम लोग उसको पढ़ते हैं every, खासकर असम वगैरह वाले या बंगाल वगैरह, ये वी को भा की आवाज देते हैं, जो कि गलत है। every obstacle। प्रेजेंट, हम इसको प्रेजेंट पढ़ते हैं, बट ये प्रेजेंट्स, ओके, रे की आवाज है, प्रेजेंट्स। एंड अपॉर्चुनिटी, हम इसको पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी। हम क्या पढ़ते हैं? अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये है ज्यादा खींचेंगे, अपॉर्चुनिटी। क्या पढ़ेंगे? अपॉर्चुनिटी। टू इम्प्रूव वंस कंडीशन, अब इसको कंडीशन भी नहीं पढ़ देंगे, थोड़ा सा डी की आप आवाज निकालेंगे, थोड़ा सा, कंडीशन भी नहीं कहेंगे, कंडीशन। ये क्या पढ़ेंगे? अपॉर्चुनिटी, चू को आप थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुने और मेरे साथ रिवाइज करें। इन एंशिएंट टाइम्स अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे। Then he hid himself and watched to see if anyone would remove the huge rock. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it. Many loudly blamed the king for not keeping the road clear, but none did anything about getting the big stone out of the way. Then a peasant came along carrying a load of vegetables. On approaching the boulders, the peasant laid down his burden and tried to move the stone to the side of the road. After much pushing and straining, he finally succeeded. As the peasant picked up his load of vegetables, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been. The purse contained many gold coins and a note from the king indicating that the gold was for the person who removed the boulder from the roadway. The peasant learned what many others never understand. Every obstacle presents an opportunity to improve one's condition. तो ये है इस कहानी का सही तलफ़ुज़। हमें इन अल्फाज को, इन कलिमात को इसी तरह ही पढ़ना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और हम ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे। और ये आपकी खिदमत में स्क्रीन पर जुमले लिखे हुए हैं और ये इंग्लिश में, इनका हमें उर्दू में तर्जुमा करना है। जिसमें पहला जुमला है, इज योर ग्रैंडसन नॉट ओके टुडे। तो हम कहेंगे, क्या आपका पोता आज ठीक नहीं है। तो चूंकि ये जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इज से, इसलिए हम कहेंगे क्या पहले लाएंगे, आप आखिर में भी ला सकते हैं। आपका पोता आज ठीक नहीं है क्या, तो इस तरह भी आप कह सकते हैं, लेकिन माना वही होगा कि क्या आपका पोता आज ठीक नहीं है। आप कह सकते हैं क्या आज आपका पोता ठीक नहीं, आज को आप पहले भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है, विल योर यंगर ब्रदर नॉट बी इन द प्लेग्राउंड। तो हम कहेंगे, क्या आपका छोटा भाई, यंगर ब्रदर छोटा भाई, खेल के मैदान में नहीं होगा, नहीं आएगा, ये माना यहाँ पर, या इस वक्त नहीं होगा, इस माना में भी आप ले लेंगे। तीसरा जुमला है, वर माई कीज नॉट इनसाइड द ड्रॉवर। तो हम कहेंगे, क्या मेरी चाबियां दराज के अंदर नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जुमला वर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे वर माई कीज नॉट इनसाइड द ड्रॉवर, कि क्या मेरी चाबियां दराज के अंदर नहीं थी।
उसके बाद अगला जुमला है एम आई नॉट अ डॉक्टर, तो आप कहेंगे क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं। उसके बाद है वाई वॉजेंट योर अडॉप्टेड सन इन द मीटिंग विद यू, हम कहेंगे आपका गोद लिया बेटा आपसे आपके साथ मीटिंग में क्यों नहीं था। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ आपके साथ मीटिंग में क्यों नहीं था। आपका गोद लिया बेटा आपके साथ मीटिंग में क्यों नहीं था। उसके बाद अगला जुमला है वाज माई लैपटॉप नॉट ब्यूटीफुल, तो हम कहेंगे क्या मेरा लैपटॉप खूबसूरत नहीं था। अगला जुमला है वाई इज राधे नॉट इन हिज शॉप, तो हम कहेंगे कि राधे अपनी दुकान में क्यों नहीं है। अगला जुमला है विच पीपल वॉन्ट टू बी इन द सेमिनार हॉल, तो हम कहेंगे कौन से लोग सेमिनार हॉल में नहीं होंगे। यहाँ पे सिनेमा हो गया है, मिस्टेक है यहाँ पर। कौन से लोग सेमिनार हॉल में नहीं होंगे। सेमिनार हॉल का मतलब सेमिनार हॉल। उसके बाद फातिमा वाई वर यू नॉट विद आमिना इन द हॉस्पिटल, हम कहेंगे फातिमा तुम अस्पताल में आमिना के साथ क्यों नहीं थी, या आप अस्पताल में आमिना के साथ क्यों नहीं थे। हमारा अगला जुमला है इज शी नॉट इनसाइड द कार, तो हम कहेंगे क्या वो कार के अंदर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज है और यही जवाब होंगे, यही उर्दू होगी, या हिंदी आप भी बना सकते हैं या अपनी जुबान में इसको आप कर सकते हैं। तो यही सारा कुछ होगा। अब हम आगे चलते हैं और 10 जुमले लेते हैं उर्दू से इंग्लिश की तरफ, जिसमें से पहला जुमला है रुकैया क्या सच में कुलसुम कल हॉस्टल में नहीं थी। आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे रुकैया wasn't कुलसुम रियली इन द हॉस्टल यस्टरडे। उसके बाद आप इस वक्त ऑफिस में क्यों नहीं हैं, तो हम कहेंगे वाई आर यू नॉट इन द ऑफिस नाउ, या एट दिस टाइम। मैं कल तुम्हारे साथ कब नहीं था, व्हेन वाज आई नॉट विद यू यस्टरडे। कल उस्ताद मीटिंग में क्यों नहीं होंगे, तो हम कहेंगे वाई विल द टीचर नॉट बी इन द मीटिंग टुमारो। अगला जुमला है क्या उस वक्त जाहिद तुम्हारे साथ नहीं था, तो हम कहेंगे वाज जाहिद नॉट विद यू एट दैट टाइम। छठा जुमला है मेरा मोबाइल अच्छा क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे वाई इज माई मोबाइल नॉट गुड। अगला जुमला है मेरी चाबी मेरे बैग में क्यों नहीं थी, तो हम कहेंगे वाई वाजंट माई की इन माई बैग। अगला जुमला है क्लास में पूरे तलबा क्यों नहीं हैं, तो हम कहेंगे वाई aren't ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। नवा जुमला है ज़ैनब क्या तू सच में कल बीमार नहीं थी, तो हम कहेंगे ज़ैनब wasn't you really sick yesterday। 10वां जुमला है कौन सी ग़िज़ा मेरे लिए मुफीद नहीं होगी, तो हम कहेंगे विच फूड्स, या विच फूड अगर आप जमा नहीं लाना चाहते हैं तो आप विच फूड कहेंगे, या विच मील विल नॉट बी यूजफुल फॉर मी। ओके, या विच डाइट भी आप कह सकते हैं, अगर आपने ग़िज़ा के लिए डाइट इस्तेमाल किया वो भी सही, ज़्यादा अच्छा यही डाइट इस्तेमाल करें। तो विच डाइट्स या विच फूड्स या विच मील्स विल नॉट बी यूजफुल फॉर मी, या वॉन्ट बी यूजफुल फॉर मी। तो ये आपकी इंग्लिश है, आपका उर्दू में, आपका उर्दू से इंग्लिश तर्जुमा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही फार्मूले आपने लागू किए हैं जो मैंने आपको बताया था। अगर हम बात करें खास तौर पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट इस्तेमाल करने की, तो आप देख सकते हैं सब में वजंट ही इस्तेमाल किया है, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है, तभी जाकर के हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया। लेकिन जहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट इस्तेमाल नहीं किया है तो हमने सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह यही सारी चीज़ें हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, यानी जिसमें ताज्जुब या हैरत पाई जाती है, उनके बनाने का क्या तरीका है। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपके सवाल सुनते हैं, अगर आपके पास कोई सवाल है तो। वालेकुम सलाम। सर ये जो था आप उस वक्त ऑफिस में क्यों नहीं थे, तो मैंने बनाया था व्हाई आर यू नॉट इन द ऑफिस दिस टाइम। अगर आप दिस टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत होगा, और मैंने कई बार जोर देके बताया एट लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप दिस टाइम कहते हो तो इसका मतलब होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में, हमेशा नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब होगा इस मर्तबा, इस दफा, ये गलत हो जाएगा फिर। लेकिन आप टाइम पूछना चाह रहे हैं।
ओके। ओके। अच्छा अच्छा, बहुत जगह पे आपने यू से पहले नॉट लगाया हुआ है, तो वो समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, ठीक। लेकिन आप या आज के वक्त में नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा आम है चीज, खासकर स्पीकिंग में। लेकिन उसके लिए शर्त है कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को आप मिला देंगे, एक साथ कर देंगे, तभी आप ये चीज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो जहां जहां वो दोनों इस्तेमाल है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जहां जहां नॉट इस्तेमाल है, तो आप देखेंगे कि वहां पर शॉर्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया है। ओके गाइज, हमने ब्रेक ले लिया, अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ाई करेंगे। आज पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्सक्लेमेटोरी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं? एक्सक्लेमेटोरी। एक्सक्लेमेटोरी नहीं है, ये है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। आप टी ओ को आप नहीं पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी ओ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेटरी। तो आप इसको एक्सक्लेमेटोरी नहीं पढ़ेंगे मेरा कोर्स पूरा करने के बाद, प्लीज। बहुत अफसोस होगा मुझे सुन करके। अब हम आगे चलते हैं और हम बताएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करना चाहेंगे आपके साथ कि हर वो जुमला जिसमें ताज्जुब पाई जाए, हैरत पाई जाए, खुशी या गमी का इजहार हो, जो भी हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या एक दूसरा नाम आता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का मतलब हो जाएगा वो कलिमात खास होंगे इंटरजेक्शन के, ठीक है। लेकिन पूरे जुमले को क्या बोलेंगे आप? पूरे जुमले को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन वर्ड को क्या बोलेंगे आप? जैसे हो रहा है, लाइक दैट, जो भी आप दर्द के वक्त निकालते हैं आवाज, जो भी खुशी के वक्त निकालते हैं, तो उसको आप बोलेंगे इंटरजेक्शन, वर्ड होगा वो। लेकिन अगर सेंटेंस की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हर उस जुमले को कहेंगे जिसमें ताज्जुब हो, हैरत हो, हैरानी हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं आसमान किस कदर नीला है, कितनी खूबसूरत थी वो जगह यार, क्या खूब अच्छी तकरीर है इसकी, माशाल्लाह, वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो तीनों मिसालें हैं, इनमें हैरत पाई जाती है, ताज्जुब पाया जाता है। अब वो ताज्जुब चाहे अच्छी चीज के लिए हो चाहे बुरी चीज के लिए हो, दोनों चीजों में कितनी बुरी चीज है यार, ये कितनी गंदी बात है ये, ठीक है। तो इसमें आप अच्छाई की भी बात करते हैं और बुराई की भी नहीं, ठीक है। तो दोनों चीजें पाई जाएंगी। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में हम ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं? लफ्जे क्या इस्तेमाल करते हैं, या हम किस कदर इस्तेमाल करते हैं, या कितनी या कितने या कितना इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप मिसाल देखेंगे, आसमान किस कदर नीला है, किस कदर, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी के लिए आया हुआ है, ताज्जुब के इजहार के लिए आया हुआ है। कितनी खूबसूरत थी वो जगह, यहाँ पे कितनी आपने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी के जरिए आप ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। क्या खूब अच्छी तकरीर है, क्या मतलब, क्या गजब बात है इसकी यार, क्या गजब स्टाइल है, क्या मस्त आदमी है, क्या खुश आदमी है। तो इस तरह के जो जुमले बोलते हैं आप, वहां पर लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या के जरिए आप ताज्जुब का इजहार करते हैं, तो उर्दू की ये बात है। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ताज्जुब के इजहार के लिए हम दो कलिमात इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहला है हाउ और दूसरा है व्हाट। तो उर्दू में आप क्या इस्तेमाल करते थे? किस कदर, या क्या, या कितना, व कितनी, व कितने, ठीक है। इंग्लिश में आप इस्तेमाल करेंगे हाउ एंड व्हाट। लेकिन इनके इस्तेमाल करने का अपना एक तरीका है। आप हर जगह हाउ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरह से आप हर जगह व्हाट इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अपना स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो अगर हम हाउ की बात करें तो हाउ का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम डायरेक्टली हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लेकर आ जाएं। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं? अब ये मुझे बताना पड़ेगा। एडजेक्टिव कहते हैं सिफत को, जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, बड़ा, लंबा, छोटा, ठीक है। ये सब क्या है? ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं जो माने में इजाफा कर दे वर्ब के, एडजेक्टिव के, जैसे वेरी गुड, ठीक है। इस तरह के ये खासकर जो फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं, बैडली जैसे कि, ठीक है, फेल के साथ। तो हम बात करेंगे अभी एडजेक्टिव को लेते हैं, एडवर्ब वो सब बाद में हो जाएगा। तो जब भी आप कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह रहे हैं और आप डायरेक्टली एडजेक्टिव ले आते हैं, तो इस सूरत में आप हाउ इस्तेमाल करेंगे। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप हाउ कहेंगे, उसके बाद आप एडजेक्टिव कहेंगे, जो भी आप, जैसे छोटा, बड़ा, ज्यादा, कम, जो भी आप लाना चाहें, एडजेक्टिव कहेंगे या एडवर्ब कहेंगे। उसके बाद आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है जो, उसको आप कहेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे,
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप दीगर वर्ड्स लाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं हाउ क्यूट योर बेबी इज, कि आपका जो बच्चा है, आपका जो बेटा है या बेटी, बेबी दोनों माने में इस्तेमाल होता है, कितना मतलब क्यूट है यार, अच्छा लग रहा है देखने में, मजा आ रहा है इसको देख के, खुशी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लफ्ज हाउ आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया क्यूट, उसके बाद आपने योर बेबी पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, और चूंकि अदर वर्ड्स नहीं थे इसलिए हमने नहीं इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हाउ इस्तेमाल किया, और मैंने क्या बताया कि जब डायरेक्टली आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेंगे तो आप हाउ का इस्तेमाल करेंगे, ओके। हाउ क्यूट योर बेबी इज। आगे और मिसालें देखते हैं, जैसे कि आप कहेंगे हाउ क्यूट दैट बेबी वॉज, ये पास्ट की मिसाल है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो बेबी कितना खूबसूरत था, कितना क्यूट था, किसी को आपने देखा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आगे बात करें तो आप कहेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग योर टीम इज, कि आपकी टीम, आपकी जमात कितनी मजबूत है। अगर आप आगे बात करें तो आप कहेंगे हाउ ब्यूटीफुल द सीन विल बी टुमारो, कि कल का सीन कितना गजब का होगा, मस्त होगा, कितना है, कितना खूबसूरत होगा कल का मंजर या कल की सीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जगहों पर आपने क्या इस्तेमाल किया है, आपने इस्तेमाल किया है हाउ को इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने डायरेक्टली जो है एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, और एडजेक्टिव का मतलब सिफत, जैसे आप खूबी बयान करें या बुराई बयान करें, जो भी आप करना चाहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारी सिफत हैं, क्यूट, स्ट्रांग, ब्यूटीफुल, ये सब के सब सिफत हैं, और उनके साथ हमने हाउ इस्तेमाल किया, डायरेक्टली हमने सिफत इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने हाउ का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर दीगर वर्ड्स पाए गए इसलिए हमने टुमारो का इस्तेमाल किया, यहाँ पर नहीं इसलिए नहीं इस्तेमाल किया। ये मिसाल है एडजेक्टिव की, ठीक है। तो एडवर्ब की भी एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे आप कहते हैं हाउ क्लियरली ही स्पीक्स, तो वो कितना साफ सुथरा है, मतलब बोलने में कितने साफ गो है वो, कितने अच्छे तरीके से बोल लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ क्लियरली ही स्पीक्स, आपने डायरेक्टली एडवर्ब इस्तेमाल किया है, इसीलिए आपने हाउ का इस्तेमाल किया है। अब हम आगे बात करेंगे व्हाट की। व्हाट का इस्तेमाल कब करते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हाउ का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम डायरेक्टली एडजेक्टिव ले आए या एडवर्ब ले आए। लेकिन व्हाट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, व्हाट का इस्तेमाल हम करेंगे जब हम ए या एन का इस्तेमाल करें व्हाट के बाद या एडजेक्टिव से पहले, और इसका इस्तेमाल खास तौर पर नाउन के साथ होता है, यानी इसम के साथ होता है, ठीक है। जब हम नाउन पे जोर देना चाहते हैं या नाउन के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आम तौर पर व्हाट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाउ का इस्तेमाल ये सिफत के साथ खास है, ठीक है, ज्यादातर सिफत के साथ खास है। और इसका इस्तेमाल किसके साथ खास है, नाउन के साथ, खासकर ए या एन के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा, बस हमें यहाँ पर एन का इस्तेमाल करना है एडजेक्टिव से पहले। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम व्हाट कहेंगे, उसके बाद ए या एन कहेंगे जरूरत के हिसाब से, कानून के हिसाब से, उसके बाद एडजेक्टिव कहेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स कहेंगे। तो स्ट्रक्चर सेम है, कोई कुछ बदला नहीं है, बस यहाँ पर आप व्हाट इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर बस आपको ए या एन का इजाफा करना होगा। तो इस सूरत में हमारा यही स्ट्रक्चर बनेगा। इसकी मिसाल अगर हम आपको दें तो इसकी मिसाल होगी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, कि कितनी खूबसूरत कार है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट ने इस्तेमाल किया ए की वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पे ए हटा दे तो हम कह सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल कार इट इज, अगर ए हटा देते हो क्या कहेंगे, हाउ ब्यूटीफुल कार इट इज, ठीक है। और मिसालें देखते हैं, हम कहते हैं व्हाट एन अमेजिंग शो इट वाज, कि क्या बेहतरीन शो था यार, ये तो गजब का शो था एकदम से। आगे कहेंगे आप व्हाट अ स्ट्रॉन्ग गाय यू आर, यार कितने बहादुर हो, कितने मजबूत आदमी हो तुम, कितने कवि हो यार, बहुत खतरनाक आदमी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने व्हाट इस्तेमाल किया, क्यों, एन की वजह से, ए की वजह से। और हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं नाउन पर, कार पर फोकस कर रहे हैं, शो पर फोकस कर रहे हैं, गाय पे फोकस कर रहे हैं। तो ये मिसालें हैं, तो ये मिसालें किसकी, व्हाट की। और सब में आप देख रहे हैं कि हमने व्हाट इस्तेमाल किया है ए के साथ, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। अगर हम कहते हैं
व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, अगर हमने ए इस्तेमाल कर लिया तो इस सूरत में हम हाउ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने कह दिया हाउ अ ब्यूटीफुल कार इट इज, तो आपका जुमला गलत होगा, कोई भी इस जुमले को सही नहीं कहेगा। अगर आप कहते हैं व्हाट एन अमेजिंग शो इट वाज, तो आपको यही कहना होगा एन की वजह से। लेकिन अगर आप कहते हैं हाउ एन अमेजिंग शो इट वाज, तो ये जुमला आपका गलत हो जाएगा। आप कहेंगे व्हाट अ स्ट्रॉन्ग आर यू आर, लेकिन अगर आपने कह दिया हाउ अ स्ट्रॉन्ग आर यू आर, तो ये आपका जुमला सरासर गलत होगा। लेकिन अगर हम ए को हटा दें, ए को अगर हम हटा दें तो हम पढ़ सकते हैं, हम कह सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल कार इट इज, हम कहेंगे हाउ अमेजिंग शो इट वाज, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू आर। लेकिन जैसे ही आप ए लगा देंगे, फौरन ये हाउ का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, आप व्हाट इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, व्हाट एन अमेजिंग शो इट वाज, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग आर यू आर। तो ये है आज का सबक। तो आज के सबक में हमने क्या सीखा? आज के सबक में हमने सीखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं उस सेंटेंस को जिसमें ताज्जुब पाई जाए, हैरत पाई जाए, और उसके लिए हम इंग्लिश में हाउ का इस्तेमाल करते हैं। या वो और हाउ का इस्तेमाल कब करते हैं? हाउ का इस्तेमाल ये सिफत के साथ खास है, तो जब भी हम हाउ का इस्तेमाल करेंगे लाजिमी कि उसके फौरन बाद सिफत आ जाए। इसका स्ट्रक्चर होगा हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट। व्हाट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें फोकस करना हो, जोर देना हो किसी इसम पर या किसी नाउन पर, और इसका इस्तेमाल ए या एन के साथ खास है। तो जब भी आप ए या एन इस्तेमाल करेंगे लाजिम है कि आप व्हाट इस्तेमाल करें, आप वहां पर हाउ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा व्हाट प्लस ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, सबकी जगह एक ही। अगर आप इन दोनों का मुआवजा करें तो आपको लगेगा कि हाउ या व्हाट यहाँ पर लाए, बस यहाँ पर आपने एंड का इस्तेमाल कर दिया है। बाकी एडजेक्टिव अपनी जगह पे है, सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे है, और दीगर वर्ड्स अपनी जगह पे है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बदला है, सबकी सब अपनी जगहों पर कायम और दायम है। ठीक। तो ये है आज के सबक का खुलासा। उम्मीद करता हूं कि आज का सबक आपने समझा होगा और इंशाल्लाह हाउ और व्हाट के इस्तेमाल में आप गलती नहीं करेंगे। अब हम सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारा सबसे पहला हिस्सा है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में हम सबसे पहले आज सीखेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसमें से है आई। आई का मतलब होगा आंख। उसके बाद है आई बॉल, इसका मतलब होगा आंख की पुतली। उसके बाद है आई ब्रो। आई ब्रो, ब्रो बिल्कुल ब्रो नहीं कर देंगे, थोड़ा सा आवाज आप ऊपर ले जाएंगे और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई ब्रो का मतलब क्या हो जाएगा? भाव। आई लैश, पलक। आई लिड, पपोटा। फेस, चेहरा। फिंगर, उंगली। फिंगर ज्वाइंट, उंगली का जोड़ होता है उसको बोलते हैं फिंगर ज्वाइंट। फिंगर टिप, उंगली की जो नोक होती है, जो आखिरी सिरा होता है, उसको बोलते हैं फिंगर टिप। उसके बाद है फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। उसके बाद है पाम, आप एल साइलेंट पढ़ेंगे, पाम मीन्स हथेली। उसके बाद अगला है पॉ, इसको ब्रिटिश पॉ पढ़ते हैं लेकिन अमेरिकन पा पढ़ते हैं, लेकिन आप पॉ थोड़ा सा डब्लू की भी आप निकालेंगे, पॉ। ओके, पंजा। उसके बाद है, इसको लोग गलत पढ़ते हैं, इसको अगर मैं कहूं तो आप क्या पढ़ेंगे? आप इसको पढ़ेंगे पीपिल, राइट, या प्यूपिल पढ़ेंगे। वो अक्सर लोग प्यूपिल ही पढ़ते हैं, जो कि गलत है। यह है प्यूपल, एक पीपल है वो, पीपल का मतलब लोग, वो अलग है, इसको पीपल पढ़ते हैं, पीपल, पीपल। ओके, ये क्या है? ये प्यूपल है, यू की आवाज आ रही है। प्यूपल ऑफ आईज का मतलब होगा आंख की पुतली। तो आप क्या कहेंगे? प्यूपल। आप सिर्फ प्यूपल भी कह देंगे तब भी आंख की पुतली हो जाएगा। और प्यूपल का मतलब होता है शागिर्द के भी, स्टूडेंट, ठीक है, शागिर्द। तो इसको आप प्यूपिल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्यूपल। प्यूपल का मतलब होगा आंख की पुतली। उसके बाद है रिब, पिछली। थाई, थाई का मतलब जांग। थ्रॉट, थ्रॉट का मतलब हलक। और उसके बाद है टॉय, टॉय, टॉय का मतलब पैर की उंगली। उसके बाद है टंग, इसको टोंगू नहीं पढ़ेंगे, क्या है? टंग, टंग का मतलब होगा जुबान।
वेस्ट, वेस्ट, आई की भी आवाज आएगी वेस्ट, वेस्ट नहीं पढ़ेंगे आप, वेस्ट गलत हो जाएगा, वेस्ट, कमर। उसके बाद रिस्ट, आप इसको रिस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई। तो ये अल्फाज मानी हैं जिस्म के हिस्से से मुतालिक, और सारे के सारे अल्फाज रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इनको याद करें। बहुत से आपको याद होंगे लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और अल्फाज मानी लेते हैं अफ़आल से मुतालिक, और ये अफ़आल तीनों शक्लें इन सब की अलग हैं, तो इनको हम सीखेंगे सही नुत्क के साथ। जिसमें से सबसे पहला है फॉरगिव, थोड़ा सा गिव की आवाज देंगे, फॉरगिव नहीं कहेंगे, फॉरगिव, थोड़ा सा फॉरगिव। उसके बाद है फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिव नहीं कहेंगे, फॉरगिव, लोग गलती करते हैं, फॉरगिव नहीं फॉरगिव कह देते हैं, फॉरगिव। और फॉरगिवन, फॉरगिवन, और आर की आवाज यहाँ पर बहुत हल्की निकालेंगे, फॉरगिवन। उसके बाद है फ्रीज, सेकंड फ्रॉम फ्रोज, फ्रोजन, जम जाना, यानी जम जाना, बर्फ जम जाता ना, फ्रीज हो जाता, उसको बोलते हैं। उसके बाद है गिव, गेव, गेव नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, गेव, गेव, थोड़ा सा खींचेंगे, गिव, गेव, गिवन, गिवन भी नहीं या गिवन भी नहीं, गिवन, थोड़ा सा खींचेंगे, गिवन, इसका मतलब होता है देना। उसके बाद है गो, वेंट, गॉन, जाना, ग्रो, क्या ये आपका ग्रो। उसके बाद है ग्रू, ग्रू, ओके, र्यू की आवाज है, ग्रू, ग्रू नहीं पढ़ेंगे, ग्रू, ओके। उसके बाद ग्रॉन, ग्राउंड नहीं, ग्रॉन, इसका मतलब होता है उगना, जैसे फल उगना, बढ़ना, तरक्की करना, तो जब बढ़ता है उसको बोलते हैं उगना। उसके बाद हैंड राइट, हैंड रोट, हैंड रिटन, इसको आप हैंड राइटन नहीं पढ़ेंगे, हैंड रिटन, हाथ से लिखना। हाइड, हिड, हिडन, इसको आप हाइडन नहीं पढ़ेंगे, हिडन है, हिडन, छुपना। नो, न्यू, नॉन, नॉन, जानना। लाई, ले, लेन, लेटना या बिस्तर पर लेटना। उसके बाद मिस्टेक, हम इसको पढ़ते हैं मिस्टेक नहीं, मिस्टेक, थोड़ा सा आप खींचेंगे, मिस्टेक, मिस्टेक, मिस्टुक, आप इसको मिस्टुक, थोड़ा सा आप जल्दी पढ़ेंगे, मिस्टुक नहीं कहेंगे, ओके। मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन, मिस्टेकन, जल्दी से थोड़ा सा खींच के, मिस्टेकन, मिस्टेकन, इसका मतलब होता है गलती करना। तो ये अफ़आल है। हम आगे चलते हैं, रोजमर्रा के आदाब से मुतालिक चंद जुमले लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला है डू नॉट वरी या डोंट वरी, फिक्र ना करें। उसके बाद है डू नॉट राइट इन पेंसिल, इसका मतलब होगा पेंसिल से मत लिखो, ओके। उसके बाद है डू विजिट अस अगेन, दोबारा जरूर आना, डू अस विजिट अगेन, दोबारा जरूर आना। डू यू नो, आप कहना चाहते हैं कि आप जानते हो, क्या आपको मालूम है, क्या आपको पता है, तो आप कहेंगे डू यू नो। उसके बाद है कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, तो आप कहेंगे डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं। गर्चे इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही तर्जुमा करेंगे, क्या आप समझ रहे हैं। आपने कहते क्या समझते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, थोड़ा सा माना अच्छा नहीं हो रहा उर्दू में भी, तो इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं। तो उर्दू की अपनी ताबीर है, तो इंग्लिश की अपनी ताबीर है, इसको हमें याद करना चाहिए। अगले हमारे जुमले हैं, समझ रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में बात आ रही है, ये माना होगा। समझते हैं भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सियाग इस चीज का मुतालबा करे तब, हर जगह नहीं। उसके बाद है डिड यू अंडरस्टैंड, समझे, डिड यू अंडरस्टैंड, ये माना है समझे, क्या आप समझे, ये कहने की जरूरत नहीं है, डिड यू अंडरस्टैंड, समझे, वही माना है। उसके बाद डजंट मैटर, मतलब कोई बात नहीं। अगला जुमला है डोंट कम बैक हियर अगेन, दोबारा यहाँ मत दिखना। जो दिखने का मतलब इंसान आएगा तभी दिखेगा, तो ये मतलब है दोबारा यहाँ मत आना, मतलब कभी मत दिखना, थोड़ा सी शिद्दत पाई जाती है इसमें, तो दोबारा कभी यहाँ मत दिखना आप कहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे डोंट कम बैक हियर अगेन। अगर आप ताकीद पैदा करना चाहते हो कहेंगे नेवर कम बैक हियर अगेन, और ताकीद पैदा करना चाहते हैं तो आप कहेंगे नेवर एवर कम बैक हियर अगेन। उसके बाद है मजाक मत करो, तो आप कहेंगे डोंट मेक अ जोक, कि मजाक मत करो। तो ये 10 जुमले हैं, अगर आप देखेंगे तो कितनी अहमियत के हामिल जुमले हैं, आपको इनको याद होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, और ये आज की कहानी है। ये पहला हिस्सा है रीडिंग प्रैक्टिस का। दूसरा हिस्सा है आपका ये, और इसमें एक और हिस्सा जिसे हम तीसरा हिस्सा कहेंगे, जाहिर सी बात है
तो वो तीसरा हिस्सा है आपका ये। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारी किताब से ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो आपको इनको पढ़ के आना होगा। इसमें कुल 6 पैराग्राफ हैं। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही आसान स्टोरी है। आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब हम आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं। चूंकि हमने आज ग्रामर के बारे में पढ़ा है और हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जो कुछ हमने पढ़ा है उनको हम प्रैक्टिकल में लाएं, अमली तत्बीक दें, ताकि सारी बातें हमारे जहन में आ जाएं। तो सबसे पहले हम लेंगे इंग्लिश जुमले। इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। बहुत ही आसान जुमले हैं और बहुत मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर सारे अल्फाज आपके लिए वाज़ेह होंगे। हाउ ब्यूटीफुल योर वॉच इज, हाउ बैड दिस आइडिया इज, हाउ टॉल दैट बिल्डिंग इज, हाउ बिग योर ओल्ड हाउस वॉज, हाउ फास्ट द ट्रेन इज, व्हाट अ गुड शॉट इट वॉज, व्हाट अ बैड थॉट यू हैव, व्हाट अ नॉनसेंस इट इज, व्हाट अ गुड सीन इट विल बी, व्हाट नॉनसेंस ही वाज सेइंग। तो इसमें सारे अल्फाज आपके लिए वाज़ेह हैं। अब हम दूसरा हिस्सा लेते हैं, जो कि उर्दू से आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना होगा या बोलना होगा। और वो जुमले हैं, जैद कितना सुस्त है। सुस्त का मतलब लेजी, LAZY। रुकैया कितनी मेहनती थी पहले। मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग। पहले का मतलब बिफोर। ये घर कितना खूबसूरत होगा। इसका कपड़ा कितना महंगा होगा। यहाँ पर कितना कितनी के लिए आपको हाउ मच नहीं लाना है। हाउ या वाट जो भी आपको बताया गया उसको फॉलो करना है। कश्मीर में सेब कितने सस्ते हैं। सस्ते का मतलब होता है चीप, CHEAP, चीप मतलब सस्ता। ये कितना गंदा ख्याल है। गंदा ख्याल का मतलब बैड आइडिया। गंदा ख्याल, बैड आइडिया। उसके पास कितना खूबसूरत बागीचा है। बागीचा मतलब गार्डन, गार्डन GARDN, गार्डन। गेट कितना छोटा है। लोग किस कदर बुरे हैं। तो किस कदर का मतलब होगा वही हाउ या व्हाट। आप इसके लिए हाउ मच नहीं लाएंगे। लोग किस कदर बुरे हैं, बुरे का मतलब बैड। तुम्हारा दिल कितना बड़ा था पहले। पहले का मतलब बिफोर। एंड तुम्हारा दिल, योर हार्ट। कितना के लिए आप व्हाट या हाउ इस्तेमाल करेंगे। जो भी आप रूल पढ़े उनको फॉलो करेंगे। और बड़ा का मतलब बिग। ओके, तो ये आपके जुमले हैं। आपको इनको करके लाना होगा इंग्लिश में। तो इस तरह से आज का हमारा सबक खत्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक भी आपके लिए मुफीद रहा होगा इंशाल्लाह। अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।